अस्थमा और सीओपीडी में बेसिक अंतर क्या है? देखा जाओ तो एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज बोलते हैं, जहाँ पर हमारे लंग्स के जो एयरवेज होते हैं, जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं, उसका कंस्ट्रिक्शन होते हैं। जी सर। बट एस्थमा जो कंस्ट्रिक्शन होते हैं वो एलर्जी ड्रिवन होता है। ओके। हालांकि दमा इज बेसिकली सेकेंडरी टू स्मोकिंग। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीओपीडी इज स्मोकिंग। अंतर क्या है अस्थमा में कि जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, जो सांस के नहीं सुखना होता है, वो रिवर्सिबल होता है। इंटरमीडिएट एपिसोड्स ऑफ ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, फिर रिवर्सिबल हो जाता है, नॉर्मल में आ जाते हैं जब भी एलर्जेटिक एक्सपोजर्स होते हैं। वेराज इन सीओपीडी इज अ फिक्स्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, माने एक बार वो सीओपीडी में जब एयरवे नैरोइंग हो जाता है, जो कंटिन्यूअसली वो नैरो ही रहता है, वो रिवर्स नहीं होता। क्या लंग डिसीज या अस्थमा के लिए स्मोकिंग ही एक बड़ा कारण है? स्मोकिंग वन ऑफ द रीजंस है, बट मेन कारण एस्थमा का एलर्जी ड्रिवन होते हैं। ऐसे पौधों का पोलिन्स हो गए, ये पार्टिकुलर मैटर्स होते हैं, कण बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स वगैरह हो गया, स्मेल्स हो गया, अगरबत्ती का धुआं, ये सब इरिटेंट्स बोला जाता है। ये सब के कारण से एस्थमा होता है। स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर सीओपीडी, जिसको हम दमा कहते हैं। सर, किसी को परसिस्टेंट कफ हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, तो किस कंडीशन में या कितना उसका इंटेंसिटी होगा कि उसको तुरंत डॉक्टर के पास संपर्क करना है? एक दो एंगल से हमें देखना पड़ेगा। एक, ऐसा खांसी जिससे चक्कर आए, बेहोश हो जाए, जिसके कारण से सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, या सांस लेने में तकलीफ हो रहा है कि इवन नॉर्मल एक्टिविटीज करने में या लेटने में, बात करने में सांस फूला, मानी इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। दूसरा होता है जिसमें खांसी बन रहा है, आना जाना हो रहा है, या थोड़ा थोड़ा खांसी हो रहा है, इतना परेशान भी नहीं कर रहा है, पर लिंगरिंग है, 2-3 हफ्ता हो गया, 4 हफ्ता है, ठीक नहीं हो रहा है, या ऐसा है कि सांस फूल रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो इस प्रोग्रेसिव डिजीज। ऐसा जब भी लगता है तो आगे 2-3 हफ्ते में आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको अपने चेस्ट फिजिशियन को दिखाना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज बीन सीन दैट कई बार अगर लंबे समय तक अगर खांसी हो रहा है तो हम उसको टीबी की तरफ सस्पेक्ट करते हैं। तो क्या अस्थमा और टीबी के सिम्टम्स, इनिशियल सिम्टम्स सेम होंगे? आपको ये समझना चाहिए, खांसी ये लक्षण है जी, ये बीमारी नहीं बताएगा। कोई भी खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा होता है तो हमें कोशिश करते हैं कहीं इनको टीबी ना हो। टीबी क्यों हम ये करना चाहते हैं, क्योंकि टीबी हमारे देश में एंडेमिक है, ये फैलने वाला बीमारी है, ये फैलता है जी। तो हम चाहते हैं कि मरीज अर्ली स्टेज ऑफ टीबी में ही पकड़ में आए, ना कि एकदम एडवांस स्टेज में जब टीबी लोगों को फैलाए, लंग काफ़ी डैमेज होने के बाद डायग्नोसिस बनने में कोई बनता नहीं, क्योंकि हमारा 2 मकसद है, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ टीबी, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरों को ना फैलाए जी। ये माना जाता है कि अगर किसी मरीज को टीबी है फेफड़े का और उसका बलगम पॉजिटिव आ गया है, तो बाय द टाइम दे आर डायग्नोज्ड कि उनको टीबी है, ये माना जाता है कि उन्होंने लगभग 10 लोगों को फैला के आ चुके हैं। पर खांसी एक सिंपल सर्दी जुकाम में भी खांसी आता है, एंड इवन भयानक बीमारी जैसे लंग कैंसर में खांसी आता है। तो खांसी आपको ये नहीं बताएगा कि क्या बीमारी है, खांसी के साथ क्या क्या और लक्षण जुड़ा हुआ है। खांसी है, शाम को बुखार आता है, पसीना आता है, धीरे धीरे वजन कम हो रहा है, या बलगम में खून आ रहा है, हो सकता है टीबी हो। कभी खांसी आता है, सांस फूलता है, कुछ समय बाद ठीक हो जाता है, फिर अगला सीजन में आता है या बरसात में होता है, हो सकता है अस्थमा। तो खांसी के साथ जुड़े हुए और लक्षण हमारे को ये कहते हैं कि ये संभावना है बीमारी का हो सकता है। फिर हम अकॉर्डिंगली जब हम आगे फर्दर टेस्ट करते हैं तो फिर बीमारी को पकड़ने में मदद मिलता है। क्या एक्स्ट्रा पल्मोनरी के चांसेस अभी टीबी के ज्यादा बढ़ रहे हैं या पल्मोनरी? टीबी का पॉइंट ऑफ एंट्री लंग्स है, तो मोस्ट कॉमन टीबी जो मैनिफेस्टेशन होता है वो लंग्स से होते हैं। ऑलमोस्ट 50% लोगों को पल्मोनरी टीबी होते हैं जी, और 45% मरीज को जो टीबी लंग्स के थ्रू शरीर में फैल जाता है तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के रूप में आ जाता है, जैसे गठान, जिसको हम लिम्फ एडिनाइटिस बोलते हैं, ट्यूबरकुलर। दूसरा मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है। ऐसे आपका आता है आंतों का टीबी, लंग्स और छाती के बीच की जो स्पेस होता है वहाँ पानी भरना जी, टीबी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में आ जाता है। मेनिंजाइटिस, ब्रेन टीबी, बोन टीबी। अब वो किसको कौन सा टीबी आता है वो देखो, इट इज नॉट वेरी इजी टू, बट इट गेट्स स्टार्टेड फ्रॉम लंग्स ओनली। पोर्ट ऑफ एंट्री हमेशा ही लंग है। ओके, तो पहला साइट जिससे मिलना है अगर खांसी लंबे समय तक आ रही तो सबसे पहले पेशेंट आप ही के पास आता होगा, उसके बाद ही आगे वो नॉट नेसेसरी। क्या होता है, जैसे लंग में आ गया, टीबी लंग के थ्रू शरीर में फैल जाता है, क्या होता है इमीडिएट इम्यूनिटी के कारण से टीबी कंट्रोल में आ जाता है कि भविष्य में अगर मान लो किसी कारण से बॉडी का इम्यूनिटी डाउन हो गया, तो अगर मान लीजिए ब्रेन के बाहर कहीं, लंग के बाहर कहीं भी अगर टीबी कीटाणु है, वहाँ वो टीबी ग्रो हो गए एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के रूप में आ सकता है। बिना लंग टीबी भी एक्सटीबी हो सकता है। कभी कभी लंग और एक्स्ट्रा पल्मोनरी दोनों इकट्ठा भी होता है, इसको हम बोलते हैं डिसेबल टीबी फैला हुआ। नॉर्मली हम एकदम इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट, जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज हो गया जी, HIV के मरीज हो गया, पोस्ट कैंसर कीमोथेरेपी पेशेंट्स है ना, जो गठिया बात के लिए इम्यूनोसप्रेशन दवाइयाँ चलते हैं, उनमें ये पाया जाता है कि उनको डिसेबल टीबी हो।